जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा चलेगा। इससे पहले साथियों आपका ज्योग्राफी में टोटल 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपका ये प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यूट्यूब को ओपन करना है और चैनल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर मिलेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको ज्योग्राफी का सभी वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर आप लोग जो छूटा हुआ है उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और हाँ साथियों, जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, नौ परिवहन या फिर डी वायु परिवहन। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है रेल परिवहन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और भारत की बात करें, पूरे एशिया में प्रथम स्थान रखता है रेल परिवहन में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है रेल परिवहन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, इससे पहले जो आपका ज्योग्राफी का क्लास हुआ था उसमें भी हमने आपको बताया था कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। ठीक है, लेकिन देश का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो टिहरी बांध। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन गुरुत्वीय में पूछे सबसे ऊंचा तो भाखड़ा नांगल बांध है। तो भाखड़ा जो है ये आपका पड़ता है कहाँ पर? तो भाखड़ा आपका पड़ता है स्पेशल हिमाचल प्रदेश में, और नांगल जो है ये पड़ता है पंजाब में। तो ऑप्शन में तो हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो साथियों, जैसे कि भारत का मैप है तो आइए आपको समझाते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये किन किन बड़े नगरों को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका है मुंबई, ठीक है, और यहाँ पर आपका है चेन्नई। तो मुंबई से हो गया चेन्नई, ये जुड़ता है NH4 के माध्यम से। NH4 यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 4 के माध्यम से मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। फिर चेन्नई से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपका ऊपर है कोलकाता। ठीक है, क्या है? कोलकाता। और यहाँ से चेन्नई से जो कोलकाता को जोड़ता है इसका नाम है NH5। क्या नाम है? NH5। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिल्ली है। यहाँ पे क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली से जो मुंबई को जोड़ता है इसका नाम है NH3। और दिल्ली से फिर यहाँ पे कलकत्ता हो जाएगा आपका NH2। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपका कलकत्ता से दिल्ली NH2, कलकत्ता से मुंबई NH3, मुंबई से चेन्नई NH4 और मुंबई से कोलकाता NH4। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये 4 बड़े नगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। तो ये जो संबंधित है आपका सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे? सड़क मार्ग से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, यानी NH4 है, कौन सा है? तो याद रखिएगा NH7। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन इसका पुराना नाम था NH44। NH44 से नाम बदलकर कर दिया गया NH7, जो कि ऊपर आपका जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और नीचे कन्याकुमारी तक जाता है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और साथियों, प्रश्न के साथ हम ये जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस क्लास के बाद अभी आपका रात 8 बजे की क्लास होगा।
तो रात 8 बजे की क्लास में तो जैसे कि हमने बैच में टोटल 17 नोट्स को अपलोड कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स 1, नोट्स 2, नोट्स 3, इस प्रकार से टोटल 17 नोट्स को हमने अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो क्लास है आपको डेली यूट्यूब पर मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, वन लाइनर जीके मिल जाएगा, डेली क्लास का PDF मिलेगा, आंसर के साथ में क्वेश्चन बैंक मिलेगा पिछले 14 साल का, और जो क्लास में एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज आपका नोट्स 1 कवर करेंगे रात 8 बजे की क्लास में। और ये नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है। कोर्स अगर आपको लेना है तो इस पर आप लोग जानकारी ले सकते हैं मैसेज करके। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? बैच में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा, ट्रिक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो खरीफ की फसल कौन नहीं है, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, खरीफ की फसल जो है ये गर्मी और वर्षा दोनों में होता है, लेकिन अधिकतर जो है वो ये वर्षा में होता है खरीफ की फसल। तो चावल भी आपने देखा होगा वर्षा में होता है, कपास भी होता है, मक्का भी होता है। तो बरसी में इसका आंसर हो जाएगा मक्का, कपास, चावल। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ज्वार भी आपका क्या है, खरीफ की फसल है। बाजरा भी क्या है, खरीफ की फसल है। मक्का, गन्ना, तंबाकू, ये क्या है आपका खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। तो चावल, कपास, मक्का खरीफ की फसल है। तो बरसीमा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये खरीफ की फसल नहीं है। रबी फसल की बात करें हम, तो इसका उदाहरण क्या होता है, रबी फसल हमेशा ठंडा में होता है। ठीक है, तो ठंडा में आपका आलू होता है, गेहूँ होता है, सरसों होता है, राई होता है, चना होता है, मटर होता है, मसूर होता है। ये सब कहाँ पर होता है, तो ठंडा में होता है, और ये रबी की फसल है। बाकी जायद फसल की बात करें तो जायद फसल होगा वह फसल जो रसदार फसल होगा, जिसके अंदर पानी होगा, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, वो सब क्या आपका जायद फसल में आता है। तो यहाँ पर खरीफ फसल नहीं पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा बरसीम। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा सब कुछ हम नोट्स में आपको लिख कर दे देंगे। चलिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? और सच में अगर आपको इस बार 25 में बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप लोग पीछे मत रहिए, फटाफट से जाकर ज्वाइन कीजिए और आज से अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। तो दक्षिण भारत बोले, ये नीचे साइड का जो मैप है इसी को बोला जाता है दक्षिण भारत, या इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये है अनाईमुड़ी। क्या है, अनाईमुड़ी। ठीक है, और ये किस पर्वत पर है, तो अन्नामलाई पर्वत पर। अगर आपसे पूछे कि अनाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत पर है, तो अन्नामलाई पर्वत पर। दोदा बेटा की बात करें, ये किस पर्वत पर है, तो नीलगिरी पर्वत पर। यानी कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला आपका अनाईमुड़ी है, दूसरा है दोदा बेटा। ठीक है, अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 2695। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, 2632। 2632। अगर आपसे पूछे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। ठीक है, ये जो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और महाबलेश्वर की बात करें तो महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर, और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई हमने आपको बताया था 1400 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। ये हम क्लास में आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है?
और बहुत ही जल्द आपका पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आपको पॉलिटी बताएंगे तो देखिएगा बहुत ही मज़ा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। हर एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम है K2, ठीक है। क्या नाम है? K2। अगर आपसे पूछे कि कंचनजंगा ये कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा पूछे कहाँ पर है तो ये सिक्किम में स्थित है। सागरमाथा क्या है? तो सागरमाथा आप सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। तो अभी हमने आपको बताया टिहरी बांध ये देश का सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध। और ये कहाँ पड़ेगा तो उत्तराखंड में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, अभी वर्तमान की अगर बात करें, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। इससे पहले था जोग जलप्रपात, लेकिन अभी है आपका कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। ये किस नदी पर है तो वराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात की बात करें, इसका दूसरा नाम है गरसुप्पा जलप्रपात, गरसुप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? शरावती नदी, शरावती नदी पर है। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात जो कि वराही नदी पर है। तो ऑप्शन में तो कुंचिकल नहीं है, डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। धुआंधार जलप्रपात की बात करें, ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर एक और है दुग्धधारा, दुग्धधारा जलप्रपात। ये भी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। लेकिन दूध सागर जलप्रपात पूछे, दूध सागर तो ये गोवा में है। कहाँ पर? गोवा में है दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी पर। एक पूछा जाता है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात ये है आपका झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हम आपको बता रहे हैं। एक बिहार से जलप्रपात पूछा जाता है ककोलत जलप्रपात। इस बार एग्जाम में पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है तो नवादा में। कहाँ पर है? नवादा में, इसे ध्यान रखिएगा। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? आप लोग देख रहे हैं हर एक क्वेश्चंस का डिस्कशन पूरा कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पॉलिटी भी होगा, आपका हिस्ट्री भी होगा, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास को कीजिए। तो देखिए झूम कृषि है क्या? इसका नाम है स्थानांतरण कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। तो जंगल को काट काट कर, ठीक है, जंगल को काट काट कर जो खेती की जाती है या फिर स्थान बदल बदल कर जो खेती की जाती है उसी को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, ठीक है। और इसी स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में बोला जाता है झूम कृषि, झूम कृषि, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, मान लीजिए जंगल को काट दिया पूरा, ठीक है, उसमें फसल लगा दिया, तो फसल कटने के बाद फिर स्थान को बदलकर दूसरे जगह फिर पेड़ों की कटाई की जाती है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। और झूम कृषि पूछे पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है या फिर हानिकारक है, तो चूंकि इसमें पेड़ की कटाई होती है इसलिए इस कृषि में पर्यावरण का नुकसान होता है, ठीक है। तो झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत में होता है। और पूर्वोत्तर भारत में कौन जनजाति है बताइए तो संथाली तो आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल ये तो होगा नहीं। भील तो आपका मध्य प्रदेश में है। जारवा आपका कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। जारवा, सैम्पेन, ठीक है, ये कहाँ पर है तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। तो बचा आपका गारो, ठीक है, गारो, गारो जनजाति, ये यहाँ
झूम कृषि की जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गारो खासी जयंती आपने सुना होगा, कहाँ पर है? तो मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। तो यहीं पर झूम कृषि की जाती है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? हमने आपको पहले ही कहा था कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो दीवार में कम से कम एक मैप होना अति आवश्यक है भारत का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी के सामने मैप होगा। तो मैप में देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से सबसे पहले पश्चिम बंगाल टच करेगा, वेस्ट बंगाल, और क्या करेगा? फिर मेघालय करता है। ध्यान से देखते जाइए आप लोग भी। मेघालय करता है, असम भी करता है, त्रिपुरा तो करेगा ही। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा हो गया, लास्ट में मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगता है। त्रिपुरा और कौन कौन सा? मणिपुर हो गया आपका। त्रिपुरा कौन सा बोला गया कि बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो केवल आपका त्रिपुरा है, बाकी मणिपुर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा, नागालैंड भी नहीं होगा, केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो ये है आपका नेफा नगर मध्य प्रदेश में है, नेफा नगर। आगे देखिए, सतलज नदी का उद्गम क्या है? देखिए, नदियों का जो उद्गम स्थान है, यहाँ से अवश्य एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो भी आपको बताएंगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक है तिब्बत, जो कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया तिब्बत पर। तो तिब्बत में है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। कहाँ पर है? तिब्बत में। और इसी के निकट है आपका राकसताल झील। मानसरोवर झील के निकट ही है राकसताल झील, और यहीं से निकलती है आपका सतलज नदी, इसी झील से, राकसताल झील से। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? चाइना में। चाइना में कहाँ पर? तिब्बत में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मानसरोवर झील की बात करें, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक आपका क्या है? एक आपका है हिमनद। क्या है? हिमनद। नाम क्या है? हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर कहा जाता है। तो इसी झील के निकट है आपका एक हिमनद यानी कि ग्लेशियर, उसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। किसके निकट है? तो मानसरोवर झील के निकट, और यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ऑप्शन में कभी कभी चेमायुंगडुंग मिलता है और कभी कभी मानसरोवर झील मिलता है, ठीक है। चूंकि मानसरोवर झील के निकट ही है आपका चेमायुंगडुंग, तो यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, और मानसरोवर झील के निकट है राकसताल झील, यहाँ से निकलती है सतलज नदी, ठीक है। और इसी झील के निकट आपका एक और ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर। ये किसके निकट है? तो इसी मानसरोवर झील के निकट, और यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। तो हमने देखिए कौन कौन से नदियों का उद्गम स्थान बताया। पहला तो सतलज नदी, कहाँ से निकलती है? राकसताल झील। ब्रह्मपुत्रा नदी, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और सिंधु नदी, बोखरचू ग्लेशियर। और ये सब कहाँ से निकलेगा? तो मानसरोवर झील के निकट से, जो कि चाइना में पड़ता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था। तो भारत में पूछे आपका हो जाएगा स्वामीनाथन, और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? अब देखिए, ये क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम छात्र जो है इसका आंसर गलत कर देते हैं। इसका आंसर में मथुरा नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा मैसूर। अगर पूछे केवल वृंदावन कहाँ पर है, तब आपको आंसर करना है मथुरा, लेकिन वृंदावन नाम का एक गार्डन है जो कि है मैसूर में। आपको कंफ्यूज करने के लिए ही इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो अपना बिहार जिंदाबाद है, नंबर 1 न्यूनतम साक्षरता में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कितना है? तो 61.08%। सबसे अधिक तो आप सभी जानते हैं केरल में है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर पूछे तो 74.8
0.04% है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार की बात कर ले जो कि सबसे कम साक्षरता है पूरे भारत में, तो बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक साक्षर है? तो याद रखिएगा रोहतास। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रोहतास, यहाँ पर सबसे अधिक साक्षर लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कीजिए। चलिए, ऑप्शन ए है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में क्या है? तो अमरकंटक के निकट, अमरकंटक के निकट एक है सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है सिहावा पहाड़ी, और यहीं से निकलती है महानदी, तो ये तो बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सही है। देखिए, हमने आपको बताया था महाराष्ट्र में आपका है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक में है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, और वहीं से निकलती है गोदावरी नदी, तो ये भी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र दिया हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश है, ये सरासर गलत है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यहीं से निकलती है कावेरी नदी, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में है कि मुल्ताई पहाड़ी, मध्य प्रदेश में है मुल्ताई पहाड़ी, और यहीं से निकलती है ताप्ती नदी। इसी पर है आपका कौन सा बांध? तो उकाई बांध, उकाई बांध पूछे किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। तो साथियों, उम्मीद कर रहे हैं जो भी हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? चलिए, क्वेश्चन 17 के लिए बताइए, भारत तथा चाइना के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा पूछे तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि 1947 में खींचा गया था। मैकमोहन खींचा गया था 1914 में। बाकी डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नागल बांध कहाँ पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध अभी हमने आपको बताया सतलज नदी पर है। कहाँ पर हो जाएगा? सतलज नदी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सतलज नदी। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? आंसर है जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछे शहर तो मकाऊ। क्या है? मकाऊ। अच्छा, लंदन बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है, और जनसंख्या में बिहार अपना तीसरा स्थान पर आता है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यह है दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं, नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो नमक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। सिंपल सा क्वेश्चन है, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। बताइए, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये है माइका, यानी कि अभ्रक। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। अच्छा, भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा। कोडरमा ये झारखंड में पड़ता है, यह अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में।
चलिए आगे देखते हैं, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ये पणजी गोवा की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलोंग है। किसे नवाबों का शहर कहते हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 5.5 घंटा। चलिए जो क्वेश्चन बताने लायक रहेगा उसको बताएंगे। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है। आइए इसको पूरा डिस्कशन के साथ बताते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए जायद फसल, जायद, ठीक है। जायद जो कि रसदार होता है, ये मार्च अप्रैल में, ठीक है, मार्च अप्रैल में बोया जाता है जायद की फसल, गर्मी में, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल गर्मी होता है मार्च अप्रैल में। उसके बाद आता है खरीफ की फसल, जो कि जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में खरीफ की फसल बोया जाता है और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होता है, सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद रबी की फसल है, चूँकि ये ठंडा में होता है, तो इसका मान लीजिए आपका अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। फिर मार्च अप्रैल थोड़ा गर्मी आता है तो उसको काट लिया जाता है। तो जायद फसल में रसदार फसल जैसे आपका हो गया खीरा ककड़ी। खरीफ फसल का उदाहरण हमने आपको बताया था, क्या हो जाएगा खरीफ फसल में, तो खरीफ फसल में आपका आ जाएगा चावल, ठीक है, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना, ठीक है, तंबाकू, ये सभी क्या है खरीफ फसल का उदाहरण है। किसका है, खरीफ फसल का उदाहरण है। बाकी रबी में आपका क्या आएगा बताइए, तो चना, चना किस में आएगा, रबी फसल में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, गेहूं, आलू, ठीक है, सरसों, ये सभी आपका रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल की कटाई का महीना कौन सा है, तो मार्च अप्रैल, देखिए मार्च दिया हुआ है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। चलिए आज इसी क्वेश्चन को बता के रहने देते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन बताएंगे। तो भारत में सबसे पहले पूछे सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, तो आपका कौन सा हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन गलत है। हेमिस नेशनल पार्क ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा पूछे तो साउथ बटन अभयारण्य, जो कि अंडमान निकोबार में है, ये भारत का सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा पूछे तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। भारत का पहला पूछे कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, लेकिन इसका नाम बदलकर अभी रख दिया है वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। तो अगर आपसे पूछे रामगंगा नेशनल पार्क किसका नाम है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछे कौन सा है, तो याद रखिएगा श्रीशैलम नागार्जुन सागर। फिर से रिपीट कर देते हैं, श्रीशैलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अच्छा, सबसे अधिक नेशनल पार्क पूछे किस राज्य में है, तो ये हम बता चुके हैं और नोट्स में भी लिख दिए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। लेकिन सबसे अधिक अभयारण्य पूछे कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे अधिक अभयारण्य है, टोटल 96 अभयारण्य है। लेकिन सबसे अधिक अभयारण्य में राज्य पूछे कौन सा है, तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक अभयारण्य किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, लगभग 48। लेकिन सबसे अधिक नेशनल पार्क पूछे तो ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन तो गलत है। अच्छा, ऑप्शन ए की बात करें घाना पक्षी अभयारण्य, तो इसी का नाम है केवलादेव पक्षी अभयारण्य, जो कि राजस्थान में है। बाकी दाचीग्राम कहाँ पर है आपका, ये आपका पड़ेगा कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। पेरियार कहाँ पर है, तो केरल में है, ध्यान रखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है पूछा गया है, तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। बाकी दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये नोट्स में भी हम डाल रखे हैं। ये तीनों आपका कहाँ पर है, तो यमुना नदी के किनारे है। लास्ट क्वेश्चन, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति, तो अभी हमने आपको बताया गारो।
तो चलिए आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर फिर से लिखा देते हैं, इसको लिख लीजिए और मैसेज करके बताना है कि आपको कोर्स चाहिए, तो आपको डिटेल बता दिया जाएगा कोर्स में क्या क्या मिलेगा।